in the dais. I believe very soon we'll have the Honorable Minister. I'll address him then. We have two Padma Shris. It's a great honor on my part to have shared the same dais with two great eminencies, Ambulance Dada and Professor Ajay ji. It's an irony in India that politicians' name is taken first and the real heroes' names are taken last. I was really ashamed when my name was taken first and their names followed me. It's an irony. This should change. We have Srimati Kaur over here, and she has really spoken from her heart. She has even delivered what the medicos really want today. We have Rahul ji, we have Gopal ji, and we have our hero, Mr. Khan, Mr. Indraneel Khan today. Thank you to all of you for having invited me. आज का पूरा विषय ऐसा है कि मुझे दो भागों में बात करना पड़ेगा. Young crowd है, we have a young crowd in front of me. They have their own aspirations, they have their own set of problems. They are in the way of meeting their aspiration in life. So I should be addressing the minds of the young crowd sitting in front of me in the first part of my speech. And the second part of my speech, in fact, would be dealing with what the vision of Mr. Modi, the Prime Minister of this country, is as far as health of this country is concerned. पहले भाग में मैं आप लोगों के मन की बात, क्योंकि मैं भी एक चिकित्सक हूं, so I have passed through this stage, the stage of being a student, of being a medico, and then changing profession and coming to politics. और मेरे लिए ये बहुत चिंता का विषय भी है कि दोनों के पक्षों को रखना है. एक स्टूडेंट के नाते जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, जिसके विषय में अभी मैडम ने कहा, और एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में जब मैं उन्हें देखता हूं, तो दोनों में बड़ा बैलेंस रख के मुझे बात करना है, क्योंकि मीडिया भी है. क्योंकि मीडिया भी है, तो मुझे बहुत सोच समझकर तौल कर शब्दों को यहां रखने की आवश्यकता है. मेडिकल जीवन कैसा होता है? आजकल बहुत तरह के प्रोफेशन हो गए हैं. जब हम छोटे थे, और मैं तो बिल्कुल कह सकता हूं जब प्रोफेसर अजय या मैडम कर छोटी होंगी, खैर ज्यादा फर्क नहीं है हमारी उम्र में, 2-1 साल का होगा, हम सब एक ही उम्र के हैं जैसे मैडम ने कहा, तो उस समय हमारे प्रोफेशंस केवल 2 होते थे. बचपन से ही हमारे को सिखाया जाता था कि इंजीनियर बनना है या मेडिकल में जाना है और डॉक्टर बनना है. इन दोनों के बीच ही द्वंद्व होता था. पहले एक जमाने में ऐसा भी एक जमाना था जब इंजीनियरिंग को महत्वपूर्ण माना जाता था और मेडिकल साइंस को उससे कम माना जाता था. समय के साथ ऐसा हुआ कि मेडिकल साइंस को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाने लगा और उसके बाद इंजीनियरिंग आता था. ये ऊपर नीचे पायदान इन दोनों के बीच चलता था. जितने भी बच्चे पैदा होते थे सभी को या तो इंजीनियर बनना होता था या डॉक्टर बनना होता था, कोई तीसरा प्रोफेशन नहीं होता था. और दुख के साथ कहना पड़ता है जो छूट जाते थे वो वकील बन जाते थे, ये ऐसा ही होता था. ये इसी प्रकार से वातावरण रहा. मगर अब बदलाव आया है. अब जो बहुत इंटेलिजेंट हैं वो बड़ा इंटेलिजेंटली सोचते हैं कि मेडिकल में जाएं या ना जाएं. वो बड़े इंटेलिजेंटली MBA इत्यादि में चले जाते हैं और बहुत इंटेलिजेंट लोग वकील बनते हैं. कितना बदल गया है. जब हम 10वीं में पढ़ते थे या 10वीं से पहले होते थे, तो घर में एक बात हमें सिखाया जाता था. घर में क्या सिखाया जाता था? हमको इच्छा होती थी खेलने की, हमको इच्छा होती थी गिटार सीखने की, तो माँ के कहती थी, पिताजी कहते थे अभी गिटार मत सीखो, 10वीं कक्षा जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है. अगर 10वीं कक्षा में तुमने 90% या उससे अधिक रखा तो जीवन संवर जाएगा, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा और कुछ नहीं चाहिए. इसलिए आंख बंद करके 10वीं क्लास तक पढ़ाई करो और फिर उत्तीर्ण हो जाओ. फिर तो क्या है जिंदगी, फिर गिटार सीखना, सितार सीखना. हमको भी लगता था यही सत्य है. हम भी बिल्कुल गिटार सितार सब कुछ छोड़ के, खेलना मिलना सब कुछ छोड़ के केवल पढ़ाई करते थे कि 10वीं कक्षा पास हो जाएंगे, वहां टॉप कर जाएंगे तो जीवन सुधर जाएगा. टॉप कर गए, 4-5 दिन पार्टी होती थी, खुशी होती थी, उसके बाद वही जिंदगी वापस आती थी. अब कहा जाता था 10वीं तो ठीक है, 12वीं मेन है. 10वीं तक तो ठीक है, 12वीं मेन है, क्योंकि इसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी है. एक बार डॉक्टर या इंजीनियर बन गए तो जीवन में और कुछ नहीं चाहिए. फिर तो इंजीनियर बन के ही निकलोगे, फिर तो डॉक्टर बन के ही निकलोगे, कोई रोक ही नहीं सकता. इसलिए गिटार तब सीख लेना. पहले 12वीं क्लास तक पढ़ लो, एंट्रेंस में घुस जाओ, उसके बाद क्या काम है, उसके बाद गिटार सीखना. ठीक है, वो गिटार फिर से जाता था बाहर. फिर हम पढ़ते थे, 24 घंटा पढ़ के फिर आप डॉक्टरी में प्रवेश करते थे.
आनंद, अति आनंद। 7वें आसमान पे आप रहते थे कि संसार मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए जीवन में। 1 साल तक ये रहता था। 1 साल के बाद महसूस होता था ये कर्व साइकिल क्या है, ये फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री में वो क्या लोशन बनाना पड़ता था, बड़ा कष्टदायक होता था वो लोशन इत्यादि बनाना। और जैसे तैसे करके बायोकेमिस्ट्री इत्यादि समाप्त होता था। उसके बाद जीवन क्या है, कितना कष्ट करना है, इसका अंदाज पड़ जाता था। मोटी मोटी किताबें इत्यादि, वो साइकिल बायोकेमिस्ट्री की, वो मालूम पड़ता था कि अब गिटार अभी नहीं सीख पाएंगे। धीरे धीरे वो गिटार को हम छोड़ ही देते थे कि सीख ही नहीं सकते हैं, छोड़ो बाद में देखेंगे। मैं आपको बताऊं कि मेडिकल कैरियर में सबसे ज्यादा खुशी की अनुभूति कब होती है? मेडिकल कैरियर में सबसे ज्यादा खुशी की अनुभूति होती है जब हम लोग, अभी मुझे पता नहीं सेमेस्टर सिस्टम में कैसे चलता था, मगर सबसे ज्यादा खुशी की अनुभूति होती है जब हम लोग 3rd ईयर में आते थे। क्योंकि 3rd ईयर में हम लोग को वार्ड जाना पड़ता था मरीज देखने के लिए, तो स्टेथोस्कोप खरीदते थे। जैसे ही स्टेथोस्कोप खरीदते थे तो स्टेथोस्कोप गले में टांग के हम 7वें आसमान पे पहुंच जाते थे। हम अपने आप को भगवान से कम नहीं सोचते थे कि स्टेथोस्कोप आ गया, अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए। और मैं बताऊं क्या करते हैं मेडिको जो होते हैं, वो स्टेथोस्कोप टांग के साधारण जनता के बीच बार बार रोड क्रॉस कर रहे हैं। अगर अस्पताल उस तरफ है और आपका कॉलेज इस तरफ है और बीच में एक साधारण रोड है, तो बार बार वो छात्र रोड क्रॉस करेगा और बार बार स्टेथोस्कोप एडजस्ट करके वो रोड क्रॉस करेगा, एप्रन पहन के स्टेथोस्कोप, ताकि दुनिया जाने कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं। दुनिया जाने कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं और मैं कितना बड़ा एक व्यक्ति बन चुका हूं, बाकी दुनिया पीछे छूट गई है, मैं आगे निकल गया। ये थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। जिंदगी के ये छोटे छोटे मौज मस्ती है। ये 3rd ईयर पार हो जाता है और उसके बाद जब फाइनल ईयर एग्जाम आने लगता है, तब लगता है ये मेडिकल में आए क्यों। तब तक क्या होता है, जो आपके साथी इंजीनियरिंग में चले गए होते हैं और जो MBA चले गए होते हैं, वो निकलकर नौकरी करने लगते हैं। अभी तक आप घर से पैसे मंगा रहे होते हो, जाने अनजाने आपके घर वाले, अरे बेटा उसने गाड़ी खरीद ली, तुम्हारे साथ पढ़ता था उसने गाड़ी ले ली है, तो आप उसकी गाड़ी देखने लगते हो, उसके कपड़े देखने लगते हो और आप घबराहट में, ठीक तो किया मेडिकल में आके, ठीक किया, ठीक नहीं किया, ये चिंता फाइनल ईयर तक होने लगती है। और जब फाइनल ईयर, वो तपस्या है, मैं आपको बताऊं, रात जगा करके, जागरण करके लोग पास होते हैं फाइनल ईयर। फाइनल ईयर पास होने के बाद एक फिर जीवन में, पूरे मेडिको के जीवन में एक अंतिम खुशी आती है। वो अंतिम खुशी होती है कि आपको स्टाइपेंड मिलता है इंटर्नशिप के समय। और मैं बता दूं, जब पहला स्टाइपेंड आपके हाथ में आता है तो इनवेरिएबली जितने मेडिको होते हैं वो अपने पहले स्टाइपेंड से मां के लिए साड़ी खरीदते हैं। मैं आपको ये बात बिल्कुल, क्योंकि हम सब ने वही किया है, जो पहला स्टाइपेंड आया इंतजार करते हैं कि कब हाथ में स्टाइपेंड आएगा और मेरी मां के लिए मैं एक साड़ी लेकर जाऊं, ताकि वो मां, उसको लगे कि बेटा ने कुछ किया है, तो वो साड़ी खरीद के घर लेके जाते हैं। फिर जद्दोजहद शुरू होती है, पीजी की सीट मिलती नहीं है, कोई कोचिंग करता रहता है। बहुत सारे मन्नतों के बाद न जाने आदमी क्या क्या मांग लेता है। भगवान पीजी हो जाएगा तो बाल कटवा लूंगा, भगवान पीजी हो जाए तो फलाना कर लूंगा। लोग सब कुछ मन्नत मांगते हैं और अंततः गत्वा पीजी मिल जाती है। फिर जीवन का दूसरा अध्याय चालू। ये जो खुशियां हमने सवारा था स्टेथोस्कोप डाल के, अब एक सीरियस फेज लाइफ का शुरू होता है और उसमें हंसी मजाक नहीं होती है, उसमें जद्दोजहद होता है और उसमें बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मुझे याद है जब मैं पहली बार इंटर्न बन के अपने हॉस्पिटल में गया था और बड़े गर्व से मरीज देख रहा था, तो मैं उड़ीसा के कटक में था। एक वहाँ गरीबी है, आपके राज्य में भी गरीबी है। तो मैंने एक माँ को देखा। हमारी जो गांव से महिलाएं आती हैं, उनका पहनावा अलग तरीके का होता है, बहुत सिंपल होती है। वो बहुत मलिन साड़ी पहन के एक बूढ़ी सी औरत बैठी थी, रो रही थी। तो मैंने कहा, क्यों? उस समय हम लोग के दिल में बड़ा करुणा होता है। हम 3 लोग थे, इंजेक्शन सीखने गए थे कैसे देते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि क्यों रो रही हो। उसने कहा, सब पैसा खत्म हो गया, बूढ़ा जो है, बूढ़ा बोलते हैं हम लोगों के पति को, कई बार बूढ़ा हो जाता तो बूढ़ा ही बोलते हैं कि बूढ़ा है, बहुत बीमार है, मेरा बूढ़ा बहुत बीमार है, बचेगा कि नहीं पता नहीं। और डॉक्टरों ने, जिनको मैं अपना गुरु मानता था, मैं आज सब कुछ कैंडिडली बोलूंगा,
ये प्रोफेशन भगवान का प्रोफेशन है, इससे बड़ा प्रोफेशन कोई नहीं है। मगर जो सच्चाई है वो भी आपको जानना चाहिए। भगवान का प्रोफेशन मैं बता रहा हूँ, भगवान के बाद दूसरा ये प्रोफेशन है। आपके सामने सब कुछ समर्पण है। एक मरीज अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, आप उसे जीवित करके घर भेज देते हो, उससे बड़ा आप क्या कर सकते हो। उस माँ ने बोला कि मेरा बूढ़ा बीमार है और डॉक्टरों ने सारा पैसा ले लिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। वो सरकारी अस्पताल था, सब कुछ दे दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है। उस जमाने में हमारी जो गरीब औरतें होती थी वो एक धागा पहनती थी, उसमें कुछ सोने के सिक्के होते थे या सिल्वर के सिक्के होते थे, उस तरह के गांव में हमारी पहनती थी, वो उनका धरोहर होता था। तो उसने अपने साड़ी के अंदर से वो निकाला कि देखो मेरे पास और कुछ नहीं है, मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, ये 2 सिक्के हैं सिल्वर के, वो धागा में पहना हुआ था, ये अगर लेके कुछ करके मेडिसिन समझ नहीं पा रही हूँ, दुकान जा नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत गाँव से आई हूँ। तो हम लोग को इतना खराब लगा कि हम तीनों ने कुछ 100 रुपए दे के उसके लिए मेडिसिन खरीद के लाके उसे मेडिसिन दिया। मगर बाद में रियलाइज किया ये तो हमेशा नहीं हो सकता है। एक मरीज को दे दिया और मैं आपको सच बताऊं तो धीरे धीरे हम लोग यूज्ड टू हो गए, वी गॉट यूज्ड टू दिस सिनेरियो। और यही जीवन है। रोज हमारे बगल में कोई मर रहा होता है, हम वहीं बैठ के जब पहली एनाटॉमी क्लास में जाते हैं, पहले मुर्दे को देखते हैं तो फिर सोचते हैं ये मुर्दा है, क्या है, ऐसे कैसे लोग मरे हैं, इसको काटेंगे। फिर समय ऐसा भी आता है उसी मुर्दे के ऊपर हाथ दे के सोते भी हैं और वहीं खाते भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे करके ये सब कुछ हमारे लिए बड़ा सामान्य हो जाता है। जो दूसरों के लिए असामान्य है वो हमारे लिए सामान्य हो जाता है। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि जो जनता है, वो जनता का जो रिएक्शन है वह भी कई बार उचित होता है, क्योंकि उनके लिए वो असामान्य है। मरना जनता के लिए असामान्य है, हमारे लिए मरना और मृत्यु सामान्य है। हम अपने जगह सही हैं, वो अपनी जगह सही हैं। मगर एक बात, उस मां ने जब ये दिखाया कि मेरे पास ये 2 हैं, ये ले लो, इसकी आह ऐसी लगती है, आप कितना पैसा कमा लीजिए, किसी का बच्चा पैदा हुआ है, आपने उसकी मिठाई खा ली, कोई बुराई नहीं। किसी का कोई मर गया है, मैंने यह भी देखा है कि एफएमटी में जब मॉर्चुरी में लाश पड़ी हो किसी जवान बेटे की, उससे भी पैसे लिए जाते हैं। मैं डॉक्टरों के नहीं कह रहा, बहुत सारा सिस्टम बना हुआ है। तो याद रखिए, वो आह ऐसी लगती है कि इस जीवन में नहीं, अनेकों जीवन तक भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरे बंधुओं, जीवन में 2 रोटी कम मिलेगा, कोई बात नहीं, मगर एक व्यक्ति को आप जीवित करते हैं, उसका आशीर्वाद ऐसा मिलेगा कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी सवर जाएंगे। मगर कभी भी जब आपके सामने ऐसा मौका आए कि कोई आपको पैसा दे रहा हो कि ये पैसा लो और मेरे पति को, मेरे बच्चे को बचा दो, आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, वो आपका श्रमिक है, ठीक है, लेना चाहिए। मगर अगर वो भ्रष्टाचार का पैसा है, आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं और आप उस पैसे को हाथ लगाते हैं, तो आज मैंने जो कहा है उसे याद रखना। वो आह ऐसे लगेगा कि हम तड़प के दुनिया से जाते हैं। उस आह को कभी मत लेना उस आह। और देखिए, MBA बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बिल्कुल सही कहा इंद्रनील ने, हम भी तो समाज के बच्चे हैं, हमारे भी तो एस्पिरेशन है। आप डॉक्टरी में आए हैं, इसलिए तो नहीं आए हैं कि भगवा वस्त्र पहन के आप सन्यासी बन जाओ, आप एस्पिरेशन के लिए आए हैं, आपके भी एस्पिरेशन है। मगर फर्क है, you are not just a packet of money. We have the Honorable Minister, Mr. S.S. Ahluwalia ji with us with a big hand. So with your due permission, I was speaking on the medical aspects. Thank you. That is your subject. Thank you. तो मैं ये कह रहा था कि ये जो बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप केवल एक पैकेज नहीं है, आप एक पैकेज से भी परे हैं। यू आर पैकेज ऑफ ह्यूमैनिटी, यू आर नॉट पैकेज ऑफ मनी। ये फर्क थोड़ा करना आवश्यक है। पैसा अहम है, पैसा आवश्यक है। आपने इतनी पढ़ाई इसलिए नहीं की है कि सब कुछ छोड़ देना है, वह भी करना है, मगर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में कभी इंडल्ज नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखना है।
देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि मेडिकल के विषय में जो सबसे बड़ी शक्ति मेडिसिन की होती है, वो शक्ति होता है विश्वास का। विश्वास से बड़ा संसार में कुछ नहीं होता, विश्वास सबसे बड़ा होता है। एक मरीज की चिंता करिए, मैं सर्जन हूं, मेरे साथी एनेस्थेसिस्ट होते थे। जब मैं सर्जरी करने जाता था ऑपरेशन थिएटर में, मैंने एक बात ऑब्जर्व किया। आप ऑब्जर्व करोगे, आप अगर अंडर ग्रेजुएट हो, आगे चलकर अगर ग्रेजुएशन हो चुका है और पीजी कर रहे हैं, सर्जरी में है या सर्जन है यहां, तो आप ऑब्जर्व करेंगे, आपने देखा है पूरे विश्व में सबसे बड़ा समर्पण क्या होता है? पूरे विश्व में सबसे बड़ा समर्पण होता है जीवन का समर्पण। एक ऑपरेशन टेबल पे मरीज लेट जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे अंडर लेट गया हूं, अब तुम छुरी लेके मुझे काट सकते हो, और बेहोश करने वाला उसे बेहोश कर देता है, उसे बेहोश कर देता है, वो अधमरा हो जाता है, जीवन और मृत्यु के बीच लटकता है, आप उसे ऑपरेट करते हो। आप सोचिए कितने बड़े विश्वास के साथ मरीज ने अपना सब कुछ, अपना जीवन आपके छुरी के नीचे छोड़ दिया है। इससे बड़ा विश्वास नहीं होता, जीवन से बड़ा विश्वास नहीं होता। तो मरीज ने आपको अपना जीवन दे दिया, ये पहला विश्वास। और आप जानते हो पूरे विश्व में दूसरा बड़ा विश्वास क्या होता है? जीवन पहला बड़ा विश्वास होता है, और दूसरा बड़ा विश्वास होता है, आपको जान के आश्चर्य होगा, वस्त्र। ये वस्त्र सब दूसरा बड़ा विश्वास होता है। मनुष्य और वस्त्र ये ऐसी चीज है, ये आंखों की शर्म है। ये पूरा विश्व वस्त्र के कारण है। अहंग, ये जो वस्त्र धारण किया हुआ हमने अपनी शरीर को ढका है, ये हमने अहंकार को ढका है, अपने शर्म को ढका है। जब मरीज ऑपरेशन थिएटर में निर्वस्त्र होकर आपके सामने होता है, उसने अपना जीवन भी छोड़ा, उसने अपना लाज भी छोड़ा, उसने आपके सामने पूर्णतः विश्वास के साथ अपने आप को समर्पित कर दिया। जिस व्यक्ति ने अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया, मेरे बंधुओं, इतना याद रखना, उसके इस विश्वास को कभी भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। भले हम उसके डिजीज को ठीक कर पाए या ना कर पाए, ये तो ईश्वरीय विषय है, मगर उसके विश्वास को और उसकी इज्जत को ठेस हम पहुंचा सकते हैं अगर हम कुछ ऐसा अन्यथा करें। वस्त्रों की लाज रखना है और उसके जीवन का लाज रखना है, ये हमें जरूर करना है, विश्वास भंग ना हो। तो पूरे मेडिकल कैरियर में हमने मस्ती मस्ती में शुरू किया था, मगर जब मस्ती से शुरू करके अपने प्रोफेशन में कदम रखते हैं तो दिस इज अ सीरियस प्रोफेशन, ये बहुत सीरियस प्रोफेशन है। अभी मैडम ने कहा कि डिफेंस एक बहुत बड़ी चीज है, सही कह रही है, आपका फंडामेंटल राइट है, किसी का अधिकार नहीं है कि वो आपके फंडामेंटल राइट को छीन ले, मगर जैसे मैंने कहा समझने की आवश्यकता है। और आप जानिए, आपकी मीठी बोल, आपका छुरी कितना काम करता है या काम नहीं करता, ये महत्वपूर्ण नहीं है, मगर आपकी जिह्वा कितनी काम करती है, ये सबसे बड़ी धरोहर किसी डॉक्टर की होती है। आधी बीमारी आप केवल और केवल बोलने से ठीक कर सकते हैं, एक टच ऑफ लव से कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, किसी का सब कुछ भी मैंने देखा है, परिवार का परिवार लुट जाता है, वो सब कुछ खत्म हो रहा होता है, गले लगा लीजिए, जस्ट एम्पथाइज, डोंट बी रूड, एम्पथाइज करिए। आप सोचिए, आपका परिवार, मैं उसके जगह में होता तो क्या होता। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, आपके लिए बहुत यूजुअल है, बट प्लीज इवन इफ फॉर द सेक ऑफ ड्रामा थोड़ा सा अनयूजुअल करिए। आपका थोड़ा सा ये टच, थोड़ी सी मुस्कुराहट, थोड़ा सा प्यार, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती है। सो नेवर बी केयरलेस, एंड एवरी पेशेंट इज अ न्यू पेशेंट। आप सुबह से शाम तक थक सकते हैं कि बहुत काम कर लिया, थक गया हूं मैं, अब नहीं मुस्कुराऊंगा, कितना मुस्कुराऊं, अब कितना प्यार करूं, बट दैट पेशेंट इज न्यू, उसका दर्द एक ही बार का दर्द है, हर पेशेंट का दर्द अलग अलग है। आप थकिए, मुस्कुरा कर थकिए, सहला कर थकिए। आप जब सहला कर थक जाएंगे तो जानते हैं आपको कौन सहलाएगा? आपको परम पिता सहलाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। जिस दिन आप थक जाएंगे, और मैंने अपने जीवन में ऐसे डॉक्टर देखे हैं, मुझे विश्वास नहीं होता वो कौन से, मैं इतना कुछ नहीं कर सकता हूं कभी, मगर मैंने ऐसे डॉक्टर देखे हैं, अद्भुत काम किया है। मेरे एक टीचर थे हिंदूराव हॉस्पिटल दिल्ली में, वो डॉक्टर सिंघल थे, आज जो कैंसर से मर गए हैं, वो नहीं है, जहां हूं तो वो सुन रहे होंगे, मैं उनको इतना प्यार करता हूं। वो व्यक्ति सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक, ही वॉज अ प्रोफेसर,
He did not have to do all this. कोई आवश्यकता ही नहीं थी. वो मरीजों को अपने हाथ से खाना खिलाता था, मरीजों के साथ बैठा रहता था, और जब उसको एडिनोकार्सिनोमा लंग्स का हुआ तो हम लोगों को लग रहा था जिस स्टेज में है ये तो बस अब 2-4 महीने के लिए ही दुनिया में है, मगर लोगों का आशीर्वाद था. इतने लोग रोए आकर उनके लिए, इतने कि वो 6 साल तक जीवित रहे. उसके बाद ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक डॉक्टर को अपने जीवन में देखना है. ये मेरा पहला भाग था और 5 मिनट में, चूंकि मोदी सरकार का मैं यहां विषय भी रखना है. दिस इज अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज ऑलवेज थॉट अबाउट द हेल्थ ऑफ द कंट्री. एंड लेट मी टेल यू, he is the only prime minister who from the ramparts of the Red Fort has talked about an issue which is so important, so genuine, yet which was left out for all these years, the issue of toilet. I am astonished that despite the fact that 70% of India was defecating in the open, and defecation in open in fact was responsible for one of the most important health hazards in the country, none of the previous leaders of the country talked about toilet, and in fact the mainstream of Indian polity was shying from talking about toilets. Here is a prime minister who talks about toilet in almost all his speeches, and he has brought about a paradigm shift in that issue. 2019 तक ओपन डिफिकेशन समाप्त करना है, इस पर काम हो रहा है. He is the prime minister who in fact has talked about the lifestyle change, yoga. आज योग अगर पूरे विश्व में एक स्थान पर खड़ा है, डायबिटीज हाइपरटेंशन कंट्रोल के लिए, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए अगर आयाम को योग में देखा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह दूरदर्शिता है और योग को उन्होंने प्रमोट किया है. तीसरी बड़ी बात आप देखिए, मन की बात में डायबिटीज को लेकर कि डायबिटीज के खिलाफ हमें लड़ना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक बार इस विषय को लिया है. चौथी बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान हर भाषण में आप सुनते होंगे, उज्ज्वला योजना को लेकर वो बड़े कंसर्न रहे हैं कि ये जो धुआं निकलता था, उस धुएं से कितनी सिगरेट्स के धुएं हमारी माताओं को लंग्स में जाता था, उस पर हमें चिंता करने की आवश्यकता थी. एलपीजी देकर जिस प्रकार इनहेलेशन ऑफ दिस टॉक्सिक फ्यूम्स को उन्होंने रोका है, ही इज अ विजनरी प्राइम मिनिस्टर इन हिमसेल्फ. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इतना बड़ा आंदोलन रहा है, और हरियाणा में द skewed sex ratio has been changed because of the vision of our great prime minister. So naturally he is a prime minister who has a very different vision as far as the health mission of India is concerned. So no doubt Mr. Indrajit and Mr. Rahul were absolutely correct when the national health policy was released this very month, and when the prime minister said that this is a historic step taken in the direction of futuristic elevation of the problems of health sector, because of the fact that previously India was investing only 1.5% of its GDP for health sector. But this national policy, the health policy, it envisages the idea of changing this, taking this public expenditure to approximately 2.5% of the GDP in a phased manner. though एक इसी वर्ष नहीं होगा, ये phased manner में होगा और 2025 तक होगा. Any advanced country which expends approximately 5% to 6% of its GDP for health is a country which really looks after its people. We are expending only 1.5%, so naturally we have to grow. This health policy which was released recently, as Mr. Modi has pointed out, is a patient-centric health policy. It empowers the patient. And one of the most important aspects that it deals with is to check the out-of-pocket expenditure by providing free drugs and free diagnostic means at various levels and sectors of provision of health. I'll just end my speech in just reading out few achievements, because my job as a spokesperson is not complete without conveying to you as to what are the achievements of the Modi government in the health sector. Number 1, Mission Indradhanush. From 1% vaccination, the Modi government has taken up vaccination to a high of 5 to 7%. Stent ceiling price. You will be astonished to know, and I believe we should give a round of loud applause to the Prime Minister, because the stent prices have been decreased by 85%, and this is absolutely phenomenal. Amrit Yojana, affordable medicine, reliable implant for treatment
in that drug prices of cardiovascular drugs, the diabetic drugs, they have been reduced by a phenomenal whooping 90%. Pradhan Mantri Dialysis Program. Through this Pradhan Mantri Dialysis Program, approximately 8.5 lakh poor people across the country have been provided with the dialysis facility. Availability of specialties. In fact, the PG seats have been increased. This year, it's the incremental, this thing is of 4,000 seats. So naturally, we are providing more and adding more to the specialist jobs. Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan. We all know 9th of every month, approximately 3,200 doctors have volunteered themselves for antenatal checkup of pregnant women. So this is one of its kind program. Then we have the improvement in health indicators. You would be glad to know that the maternal mortality rate and under 5 mortality rate in India has significantly come down. Elimination of disease, maternal and neonatal tetanus and yaws-free India. In fact, we have met the target well before the global target. New vaccines have been released, inactivated polio vaccine, because we have to maintain the polio-free India. So inactivated polio vaccine, then we have the rotavirus vaccine, adult Japanese encephalitis vaccine. The free drug services and free diagnostic services has also been started. A great deal of emphasis on the tertiary healthcare, 11 new aims, apart from the 6 aims that the previous regime of the NDA government had started for India. Then we have a series of medical colleges, approximately 58 new medical colleges we have promised, 50 tertiary cancer care centers and 2 national cancer care institutes. We have also introduced the IT initiatives in public health, Kilkari, Mobile Academy, the Anmol, M-Cessation, Missed Call for TB, E-Rakt Kosh, ECGHS card. All these are just a few of them to name. I know the minister is here and he has to address you, so I'll be ending by saying that this government just not envisages a Swachh Bharat, but it wants a Swasth Bharat as well. Swachh Bharat, Swasth Bharat ही हमारा स्वप्न है और आप सबके साथ मिलकर हम इस सपने को, मोदी जी के इस सपने को साकार करेंगे. एंड आई टेल यू, ये एक बहुत अलग तरीके के प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने न्यू इंडिया के कंसेप्ट को अभी कुछ दिन पहले रखा है और उस न्यू इंडिया के कंसेप्ट में आप लोगों के माध्यम से ही निर्माण हो सकता है, क्योंकि आप युवा हैं, आप वो डेमोग्राफिक डिविडेंड हैं जिसके विषय में प्रधानमंत्री सदैव कहते हैं. आइए, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं. आपकी ज़रूरतें हमारे लिए हमेशा ही कर्तव्य के रूप में हम आपको फुलफिल करके देते रहेंगे. धन्यवाद.